नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मनोविश्लेषण सिद्धांत। पाश्चात्य सिद्धांत के अंतर्गत हमारा आज का शीर्षक है मनोविश्लेषण सिद्धांत। मनोविश्लेषण सिद्धांत को देने में जिन विचारकों का नाम आता है उसमें है फ्रायड, मुख्य रूप से फ्रायड, उसके बाद एडलर और युंग। ये तीन विद्वानों के विचार क्या हैं मनोविश्लेषण सिद्धांत के संबंध में या मनोवैज्ञानिक चिंतन के संबंध में, इसको हम आज समझेंगे। और इसके लिए, इस तथ्य को पढ़ने समझने के लिए हमने किस पुस्तक का सहारा लिया है? हमने लिया है भगीरथ मिश्र का पाश्चात्य काव्यशास्त्र। यहाँ से हम पढ़ने वाले हैं मनोविश्लेषण सिद्धांत, और ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न बनते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए और मनोविश्लेषण सिद्धांत को भली प्रकार से समझिए। चलिए शुरू करते हैं। तो आधुनिक युग में जिस प्रकार राजनीति और आर्थिक अर्थव्यवस्था पर मार्क्सवाद का प्रभाव पड़ा है, उसी प्रकार कला, साहित्य और समाज पर मनोवैज्ञानिक खोजों तथा नए नए मनोविश्लेषण सिद्धांतों का बड़ी गहराई से प्रभाव पड़ा है। साहित्य का संबंध मानव मन से है। साहित्य जो विभिन्न चरित्रों का चित्रण करता है, वह किसी न किसी मनोवैज्ञानिक आधार पर ही होता है। चाहे कविता हो, चाहे कथा साहित्य हो, अथवा चित्रकला या मूर्तिकला, सभी मानव मन स्थितियों का ही चित्रण करते हैं। मनुष्य के भीतर काम और अहम की प्रवृत्ति बड़ी व्यापक और बड़ी गहरी होती है। ये प्रवृत्तियाँ दो रूपों में हमारे सामने आती हैं, एक सहज स्वाभाविक रूप में और दूसरे विकृत रूप में। मानव जीवन में संघर्ष और टकराव की स्थिति इन्हीं प्रवृत्तियों के कारण बनती है। ठीक, अब साहित्य में हम जो भी देखते हैं, जिन भी चीज़ों का वर्णन देखते हैं, चाहे युद्ध हो, संघर्ष हो, दुर्व्यवहार हो या सहृदयता हो, सदाशयता हो, आदि जो भी चित्रण होते हैं, वे मानव मन की मानसिक क्रियाओं के आधार पर ही चलते हैं। साहित्य और कलाओं में इस प्रकार का चित्रण तो आदिकाल से ही चला आता है, पर इन चित्रणों के मानसिक कारणों पर प्रकाश आधुनिक युग के चिंतकों ने डाला है। ठीक है, जिनको हम मनोविश्लेषणवादी चिंतक कहते हैं, उन्होंने, आधुनिक युग के चिंतकों ने इन चित्रणों के पीछे का जो मनोवैज्ञानिक कारण है उस पर प्रकाश डाला है। ठीक है, उन्होंने जहाँ एक और जीवन के विभिन्न संघर्षों, द्वंद्वों और टकरावों के विश्लेषण द्वारा अपने सिद्धांतों का निरूपण किया है, वहीं साहित्य और कलाओं की सृजन, प्रेरणा, प्रक्रिया और सृजन के स्वरूप में भी मनोवैज्ञानिक नियमों को ढूंढने का प्रयास किया है। ठीक, अब इन मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों में, ठीक है, ऐसे विचारक, मनोवैज्ञानिक अध्ययन करने वाले या मनोविश्लेषण सिद्धांत देने वाले ऐसे चिंतक जिन्होंने कला और साहित्य को अधिकता से प्रभावित किया है, इन विचारकों में नाम आता है सिगमंड फ्रायड, ठीक है, अल्फ्रेड एडलर और कार्ल जुंग का। ये महत्वपूर्ण विचारक हैं जिन्होंने मनोवैज्ञानिक जो सिद्धांत दिया या मनोविश्लेषण का जो सिद्धांत दिया है, उससे कला और साहित्य बहुत ही प्रभावित हुआ है। ठीक है, तो इनमें सबसे पहला नाम आ जाता है सिगमंड फ्रायड का। ठीक, सिगमंड फ्रायड का जो सिद्धांत है, ठीक, सिगमंड फ्रायड जो हैं मूलतः एक मनोवैज्ञानिक थे। इनका समय 1856 से 1939, ठीक है, के बीच का इनका समय है। ठीक, और फ्रायड का जो मनोविश्लेषण सिद्धांत है, ठीक है, उसका प्रयोग जो है चिकित्सा जगत में भी होता रहा है और साहित्य और कला में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान है। तो फ्रायड के मनोवैज्ञानिक पद्धति को हम तीन भागों में या तीन विषयों में बांट सकते हैं। यानी फ्रायड ने अपने मनोविश्लेषण सिद्धांत के अंतर्गत तीन विषयों पर बात की है। ठीक है, सबसे पहले देखिए अचेतन मन का सिद्धांत क्या है। ठीक है, अचेतन मन, फ्रायड की यह स्थापना है, यानी फ्रायड का यह मानना है कि मनुष्य का मन एक समुद्र में तैरते हुए बर्फ के शिलाखंड, आइसबर्ग के समान है। उसका जो भाग दिखाई देता है, ठीक, वह हिमखंड का एक छोटा सा अंश है। उसका बहुत बड़ा भाग अदृश्य रहता है, परंतु कुछ भाग समुद्र के भीतर पानी में डूबा होने पर भी दिखाई देता है। यही स्थिति मानव के
मन की भी होती है। ठीक, तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है, फ्रायड ने मानव मन के 3 भाग माने हैं। मानव मन के 3 भाग होते हैं, ध्यान दीजिएगा। मानव मन के 3 भाग होते हैं, चेतन, चेतन मन, अचेतन मन और अर्धचेतन या अचेतन मन। ठीक है, चेतन, अचेतन तथा अचेतन या अर्धचेतन मन। चेतन मन से हम सब देखते हैं, अनुभव करते हैं। चेतन मन से हम सब कुछ देखते और अनुभव करते हैं। पर अचेतन मन दमित इच्छाओं, आकांक्षाओं और सुप्त वासनाओं का एक शक्तिशाली पुंज है। अचेतन मन, ठीक है, दमित इच्छाओं, आकांक्षाओं एवं सुप्त वासनाओं का एक शक्तिशाली पुंज है। मन का यह भाग हमारे लिए अज्ञात, अभेद्य और रहस्यमय रहता है। इन दोनों के बीच अर्धचेतन यानी चेतन और अचेतन के बीच कौन सा मन होता है? अर्धचेतन या अचेतन। वह खंड है जिस पर अचेतन की परछाई पड़ती रहती है, यानी अर्धचेतन मन पर अचेतन की परछाई पड़ती रहती है। निद्रा के समय जब चेतन मन निष्क्रिय हो जाता है, तब अचेतन मन की इच्छाएं और वासनाएं अवचेतन मन पर स्वप्न के रूप में प्रतिबिंबित होती हैं। ठीक है, फ्रायड का यह विचार है कि चेतन और अचेतन मन में द्वंद्व चलता रहता है। चेतन मन व्यक्ति, परिवार और समाज की नैतिकता और मर्यादा के संस्कारों से ओतप्रोत होता है। अतः जब अचेतन मन की इच्छाएं और वासनाएं चेतन के धरातल पर आने लगती हैं, तब चेतन के संस्कार उसका प्रतिरोध और निषेध करते हैं। वे असामाजिक और अनैतिक वासनाओं का दमन करते हैं। ठीक, यानी चेतन मन जो है, अचेतन मन की जो ऐसी इच्छाएं हैं जो असामाजिक और अनैतिक हैं, तो हमारा चेतन मन क्या करता है? हमारा चेतन मन ऐसे असामाजिक और अनैतिक वासनाओं का दमन करता है और इस दमन के कारण मानसिक वर्जनाएं और ग्रंथियां निर्मित हो जाती हैं। मानव मन में मानसिक वर्जनाएं और ग्रंथियां निर्मित हो जाती हैं हमारे मस्तिष्क में। इन ग्रंथियों के कारण मानसिक विकृतियां भी उत्पन्न होती हैं। परंतु कभी कभी अचेतन की इच्छाएं, वासनाएं चेतन मन के द्वारा परिष्कृत और उदात्त रूप में अभिव्यक्त की जाती हैं। यही अभिव्यक्ति कला और साहित्य का रूप धारण करती है। यानी कि जब चेतन मन हमारे अचेतन मन की इच्छाओं और वासनाओं को परिष्कृत और उदात्त रूप में अभिव्यक्त करता है, तो वही अभिव्यक्ति क्या होती है? कला और साहित्य का रूप धारण करती है। कला और साहित्य के रूप में हम क्या करते हैं? अपने अचेतन मन की इच्छाओं और वासनाओं को परिष्कृत रूप में और उदात्त रूप में अभिव्यक्त करते हैं। ठीक, तो कला और साहित्य क्या है? हमारे अचेतन मन की इच्छाओं और वासनाओं का परिष्कृत और उदात्त रूप में अभिव्यक्तिकरण है। ठीक, तो ये हो गया मानव मन के 3 भाग। यहाँ पर हमने बात किया चेतन और अर्धचेतन और अचेतन 3 मन के बारे में, जिसमें उन्होंने अवचेतन मन को बहुत महत्व दिया है। ठीक है, अवचेतन मन में ही हमारी सारी दमित इच्छाएं और वासनाएं रहती हैं। ठीक, दूसरा फ्रायड का जो मनोविश्लेषण सिद्धांत के अंतर्गत जो दूसरा महत्वपूर्ण विषय है जिस पर फ्रायड ने बात किया है, वो है लिबिडो। लिबिडो या काम वृत्ति। ठीक, फ्रायड ने मनुष्य के सभी क्रियाकलापों के मूल में किसको माना है? काम वृत्ति को माना है। ठीक, धर्म, अर्थ, साहित्य और संस्कृति सबकी मूल प्रेरणा यही काम वृत्ति है। फ्रायड के अनुसार मनुष्य की कुंठित और दमित असामाजिक इच्छाएं और प्रवृत्तियां उदात्त और परिष्कृत होकर कलाओं और संस्कृतियों का निर्माण करती हैं। फ्रायड ने काम वृत्ति को ही साहित्य सर्जना की मूल प्रेरणा माना है। यानी साहित्य सर्जना की मूल प्रेरणा फ्रायड के अनुसार क्या है? काम वृत्ति। ठीक, फ्रायड का यह विचार है कि साहित्यकार कल्पनाशील होता है। बिल्कुल, साहित्यकार कल्पनाशील होता है, अतः वह अपनी वर्जनाओं को काम प्रतीकों के रूप में प्रकट करता है। कला और साहित्य सृजन काम प्रतीकों का ही पुनर्निर्माण है। ठीक, फ्रायड का यह मानना है कि केवल कला ही नहीं
बल्कि प्रत्येक सृजनात्मक क्रिया में अचेतन मन की वासनाएं विद्यमान रहती हैं। ठीक, इस प्रकार स्वप्न, कल्पनाएं, योजनाएं आदि मानसिक व्यापार भी कविता या कला के समान ही हैं। यानी इस प्रकार कविता और कला में हमारे अचेतन मन की दमित इच्छाओं, वासनाओं, काम वृत्तियों का अभिव्यक्तिकरण होता है, तो स्वप्न के माध्यम से भी और कल्पना के माध्यम से भी होता है। ठीक, ये सब के सब तरीके काम तृप्ति के ही रूप हैं। तो फ्रायड ने काम वृत्ति को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया है। उन्होंने प्रत्येक सृजनात्मक क्रिया की मूल प्रेरणा काम वृत्ति या लिबिडो को माना है। ठीक, फ्रायड के मनोविश्लेषण सिद्धांत का जो तीसरा मुख्य बिंदु है वो है ग्रंथियाँ या वर्जनाएं। ठीक, फ्रायड का यह मत है कि इच्छाओं और वासनाओं के दमन से, यानी जब हम अपने अचेतन मन में इच्छाओं और वासनाओं का दमन करते हैं तो उस दमन से, ठीक, हमारे मस्तिष्क में ग्रंथियाँ और कुंठाएं निर्मित हो जाती हैं। उनके यानी उन दमित इच्छाओं और वासनाओं के उदात्तीकरण से ग्रंथियाँ खुलती हैं और कुंठाएं दूर हो जाती हैं, और इसी उदात्तीकृत परिष्कृत क्रियाकलाप से सभ्यता का विकास और सांस्कृतिक मूल्यों का निर्माण होता है। कला और साहित्य भी इसी का एक रूप है। फ्रायड का विचार है कि वासनाओं की तृप्ति का सुख तीव्र होता है, जबकि कला और साहित्य का आनंद मंद और आह्लादमय होता है, पर वह सामूहिक होता है और अधिक अस्थायी होता है, क्षणिक नहीं होता है। ठीक, इसलिए वासनाओं की तृप्ति अगर कला और साहित्य के माध्यम से हो तो वह बहुत ही क्या है, आह्लादमय होगा और अधिक अस्थायी होगा। वासनाओं की तृप्ति शारीरिक अधिक होती है, जबकि कला का आनंद कैसा होता है, कला का आनंद मानसिक होता है। कला संप्रेषण परक है, अतः उसका सामाजिक महत्व है तथा उसका साधारणीकरण भी होता है। उसी के द्वारा समाज में चेतन संस्कार बनते हैं। तो कलात्मक अभिव्यक्ति कुंठाओं और ग्रंथियों से मुक्ति प्रदान करती है। ठीक है, कलात्मक अभिव्यक्ति यानी साहित्य, संगीत, कला, ये जो भी है ये हमारे कुंठाओं, यह जो है हमारी कुंठाओं और ग्रंथियों से हमें मुक्ति प्रदान करती है। इस प्रकार इसलिए वह कलाकार के लिए एक आनंद का स्रोत भी है। तो कुल मिलाकर हमने फ्रायड के मनोविश्लेषण सिद्धांत में तीन मुख्य बिंदुओं की बात की। जो पहला है हमारा अचेतन मन, यानी मन की तीन परतें हैं, चेतन, अवचेतन, ठीक, और अचेतन, जिसमें फ्रायड ने सबसे ज़्यादा महत्व अचेतन मन को दिया है। हमारी अचेतन मन में ही हमारी सभी दमित इच्छाएं और वासनाएं निहित होती हैं। ठीक है, जिसकी अभिव्यक्ति कला और साहित्य के माध्यम से होती है। ठीक, इसके अलावा फ्रायड ने प्रत्येक सृजनात्मक क्रिया के मूल में किसे माना है, हमारी काम वृत्ति को ही मुख्य प्रेरणा स्रोत माना है। और फ्रायड का यह भी विचार है कि जो इच्छाएं और वासनाओं का दमन किया जाता है तो वो हमारे मस्तिष्क में ग्रंथियाँ या कुंठाओं के रूप में, है ना, कुंठा और ग्रंथि का निर्माण होता है। और इन वासनाओं या दमित इच्छाओं का जब उदात्तीकरण कला और साहित्य के माध्यम से जब हम इसका उदात्तीकरण परिष्कृत रूप में जब हम इसको अभिव्यक्त कर देते हैं तो ये ग्रंथियाँ और कुंठाएँ दूर हो जाती हैं। ठीक, तो इस उदात्तीकृत परिष्कृत क्रियाकलाप से सभ्यता का विकास और सांस्कृतिक मूल्यों का निर्माण भी होता है। तो ये है फ्रायड का मनोविश्लेषण सिद्धांत। अब मनोविश्लेषण सिद्धांत के क्षेत्र में दूसरा जो महत्वपूर्ण नाम आता है वह है एडलर, अल्फ्रेड एडलर। ठीक है, तो अल्फ्रेड एडलर के जो विचार हैं वो फ्रायड से भिन्नता रखते हैं। ठीक, अल्फ्रेड एडलर के विचार फ्रायड से भिन्न होते हुए भी किसी न किसी रूप में उनके विचार बिंदुओं को ही विस्तृत और परिष्कृत करते हैं। ठीक है, मनोविश्लेषण सिद्धांत में फ्रायड के बाद एडलर का महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक, एडलर जो है वैयक्तिक मनोविज्ञान के प्रवर्तक थे। एडलर वैयक्तिक मनोविज्ञान के प्रवर्तक थे। उनका विचार है कि जीवन का एक निश्चित लक्ष्य होता है। ठीक, प्रत्येक मनुष्य के जीवन का एक निश्चित लक्ष्य होता है और प्रत्येक मनुष्य में अपने को स्थापित करने की प्रवृत्ति होती है। ठीक, और ऐसा भी समाज में आप देखते हैं कि प्रायः प्रत्येक मनुष्य में किसी न किसी प्रकार की आंगिक
क्रियात्मक या मानसिक कमी पाई जाती है। यानी हर मनुष्य में कोई ना कोई कमी जरूर होती है जिसको वो अनुभव करता है और उसमें हीनता ग्रंथि यानी कि इन्फीरियोरिटी कम्प्लेक्स का निर्माण होता है और उसकी पूर्ति का प्रयास मनुष्य विभिन्न प्रकार से करता है। यानी अपनी हीन भावना को दूर करने के लिए वो विविध प्रकार से प्रयास करता है। हीन भावना के कारण जब मनुष्य विशेष रूप से अपनी उस कमी को, जो भी उसके अंदर शारीरिक, मानसिक या क्रियात्मक जो भी कमी है, उस कमी को पूरा करने की जब वह कोशिश करता है, तब उसके अंदर श्रेष्ठता की भावना का उदय होता है। और इस श्रेष्ठता ग्रंथि को, ठीक है, इस श्रेष्ठता की भावना जो उदय होती है उसे हम श्रेष्ठता ग्रंथि यानी कि सुपीरियोरिटी कम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक, जो लोग दंभी और अपने को श्रेष्ठ प्रदर्शित करने का प्रयत्न करते हैं तथा असभ्य व्यवहार करते हैं, वे वास्तव में कहीं ना कहीं हीनता की भावना से ग्रस्त होते हैं। और जब वो उस हीनता को, उस कमी को पूरा करने की कोशिश करते हैं, तब उनके अंदर श्रेष्ठता की भावना उदय होती है और तब उनके अंदर जो है सुपीरियोरिटी कम्प्लेक्स आ जाती है। तो एडलर का मानना है कि ये दोनों ही भावनाएं यदि अतिरेक में हैं तो यह व्यक्ति को मानसिक रोगी बना देती हैं, चाहे वो इन्फीरियोरिटी कम्प्लेक्स हो, हीनता ग्रंथि, या सुपीरियोरिटी कम्प्लेक्स हो, श्रेष्ठता की ग्रंथि। दोनों के अतिरेक मतलब अधिकता की मात्रा व्यक्ति को मानसिक रोगी बनाती है। ठीक, एडलर के अनुसार मनुष्य के जीवन में 3 मुख्य समस्याएं होती हैं। उसकी समाज विषयक समस्या, व्यवसायिक विषयक समस्या तथा उसके काम या विवाह विषयक समस्या। इनमें से एक भी समस्या में यदि वह असफल होता है तो वह जीवन से पलायन करता है और उसकी क्षतिपूर्ति के लिए कोई ना कोई कार्य करता है। इन्हीं पूर्ति के कार्यों से कला और साहित्य की रचना होती है। इन रचनाओं से व्यक्ति के अहम भाव या असामाजिक भावना का निवारण होता है। यानी जब व्यक्ति अपने किसी भी असफलता या किसी भी कमी की क्षतिपूर्ति के लिए जो कार्य करता है, इस पूर्ति के लिए वो क्या करता है, कला और साहित्य की रचना करता है। इन रचनाओं से व्यक्ति के अहम भाव और असामाजिक भावना का निवारण होता है। ठीक, तो इस प्रकार साहित्य और कला विश्व बंधुत्व की भावना व्यापक बनाकर सामाजिक जीवन को भी विकसित करती है। ठीक, तो ये है एडलर का सिद्धांत जिसमें उन्होंने इन्फीरियोरिटी कम्प्लेक्स तथा सुपीरियोरिटी कम्प्लेक्स के बारे में बात की है। मनुष्य के अंदर जो हीनता ग्रंथि और जो श्रेष्ठता ग्रंथि होती है, ठीक, अपनी हीनता ग्रंथि को अपनी कमियों को दूर करने के लिए, अपने क्षतिपूर्ति करने के लिए, जो भी उसकी कमी है उसके लिए भी व्यक्ति कला और साहित्य की रचना करता है। ठीक है, तो इसके बाद आ जाते हैं हमारे जो अगले मनोविश्लेषण सिद्धांत में जो अगले विचारक का नाम आ जाता है, वो हो जाते हैं कार्ल गुस्ताव जुंग या फिर युंग। ठीक है, जिनका समय 1875 से 1961 के बीच पड़ता है। तो युंग जो हैं वह फ्रायड के समकालीन थे और उनके सहयोगी थे। तो जुंग भी एक मौलिक चिंतक थे। उन्होंने विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान का विकास किया, जबकि फ्रायड का क्षेत्र था मनोविश्लेषण, लेकिन युंग का जो सिद्धांत है उसको हम कहते हैं विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान। ठीक है, तो उन्होंने मनोविश्लेषण के स्थान पर उनका सिद्धांत विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान कहलाता है। ठीक है, अब युंग ने विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान का एक नया मार्ग उद्घाटित किया। ठीक है, जो फ्रायड और एडलर के विचारों से भिन्न था। ठीक, युंग ने अचेतन का महत्व स्वीकारा है, पर उसे भी उन्होंने 2 स्तरों पर रखा है। यानी अचेतन मन को भी पुनः युंग ने, फ्रायड ने मन के 3 स्तर माने थे, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। तो युंग ने भी अचेतन के महत्व को स्वीकार किया है, पर उसके भी उन्होंने 2 स्तर बताए हैं। प्रथम व्यक्तिक और द्वितीय जातीय या सामुदायिक अचेतन। यानी व्यक्तिक अचेतन और दूसरा है जातीय या सामुदायिक अचेतन। फ्रायड ने अचेतन को दमित इच्छाओं और वासनाओं का रहस्यमय भंडार माना है। फ्रायड ने क्या कहा था कि हमारा जो अचेतन मन है वो दमित इच्छाओं और वासनाओं का रहस्यमय भंडार है। परंतु जुंग का क्या मत है कि हमारा अचेतन मन जो है व्यक्तिक अचेतन का, जो हमारे अचेतन मन में जो इच्छाएं और वासनाएं जो हैं वो व्यक्तिक अचेतन का अंश है, लेकिन उसका एक दूसरा भी भाग है जो है सामूहिक या सामुदायिक या जातीय अचेतन। ठीक है, तो यानी कि एक तो हो गया व्यक्तिक अचेतन जिसमें हमारी इच्छाएं और वासनाएं
जो है उसका भंडार है व्यक्ति का चेतन, जबकि एक और अचेतन मन का एक और भाग है जिसको हम सामूहिक या जातीय अचेतन कहते हैं। ठीक, और यह एक प्रकार से ऐतिहासिक और परंपरागत संस्कारों की भूमि है। जो हमारा सामूहिक या जातीय अचेतन है वह एक प्रकार से ऐतिहासिक और परंपरागत संस्कारों की भूमि है। ठीक है, जिसमें हमारे नारी सुलभ गुण और पुरुष सुलभ गुणों का समूह जो है विद्यमान रहता है। ठीक है, अच्छा, युंग ने व्यक्तित्व की भी दो कोटियाँ विभाजित की हैं, यानी मनुष्य के व्यक्तित्व दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बहिर्मुखी जिसको एक्सट्रोवर्ट कहते हैं, और दूसरा होता है अंतर्मुखी जिसको इंट्रोवर्ट कहते हैं। और इन दोनों में, इनमें से प्रत्येक में, यानी बहिर्मुखी और अंतर्मुखी दोनों में 4 प्रकार की मानसिक शक्तियाँ विद्यमान रहती हैं। वो 4 प्रकार की मानसिक शक्तियाँ कौन कौन सी होती हैं? विचार यानी कि थिंकिंग, भाव यानी कि फीलिंग, संवेदना यानी कि सेंसेशन, और सहज ज्ञान या अंतर्दृष्टि यानी कि इंट्यूशन। यह मानसिक शक्ति या ऊर्जा ही सभी कार्यों की प्रेरक है। तो युंग ने क्या माना है? युंग ने सभी कार्यों की प्रेरणा स्रोत किसको माना है? हमारी मानसिक शक्तियों या ऊर्जा को। वे मानसिक शक्तियाँ कौन कौन सी हैं? 4 हैं, विचार, भाव, संवेदन और सहज ज्ञान। ठीक, सहज ज्ञान या इंट्यूशन सत्य या वास्तविकता की वह दृष्टि या अनुभूति है जिसकी जानकारी चेतन मन को नहीं होती, अचेतन मन को होती है। ठीक है, फ्रायड ने जहाँ काम शक्ति यानी कि लिबिडो को सभी कार्यों का मूल मानते हैं, और एडलर जहाँ आत्म प्रकाशन की प्रवृत्ति को सभी कार्यों की प्रेरणा मानते हैं, वही जुंग जो है मन शक्ति या मानसिक ऊर्जा को मुख्य प्रेरक शक्ति मानते हैं। सभी कार्यों के पीछे युंग के अनुसार सभी कार्यों की मुख्य प्रेरणा शक्ति क्या है? हमारी मन शक्ति या मानसिक ऊर्जा। इस प्रकार जुंग की मन शक्ति या मानसिक ऊर्जा का सिद्धांत फ्रायड के लिबिडो या काम शक्ति और एडलर के आत्म प्रकाशन वृत्ति से अधिक स्वस्थ और अधिक व्यापक सिद्धांत है। ठीक, क्योंकि यह मनुष्य की विकासशील सांस्कृतिक रचनाशीलता और प्रजनन शक्ति तथा अन्य कार्यकलापों के लिए प्रेरक है और उसका मूल स्रोत भी है। ठीक है, तो यानी कि मनोविश्लेषण सिद्धांत में यह 3 विचारक आ जाते हैं और उनके 3 भिन्न भिन्न सिद्धांत हैं। ठीक, फ्रायड ने जहाँ समस्त कार्यकलापों, चाहे साहित्य, संगीत या कला हो या अन्य जीवन के अन्य कोई भी सृजनात्मक क्षेत्र हो, उसके मूल प्रेरणा काम वृत्ति को माना है। वहीं एडलर ने समस्त कार्यों के पीछे मूल प्रेरणा आत्म प्रकाशन वृत्ति को माना है। तो वहीं जुंग ने या फिर युंग ने समस्त कार्यकलापों के पीछे जो मूल प्रेरणा माना है वो किसको माना है? हमारी मन शक्ति या मानसिक ऊर्जा को। ठीक, तो यही है मनोविश्लेषण का सिद्धांत। उम्मीद है आप सबको यह सिद्धांत अच्छी प्रकार समझ में आ गया होगा। और हम पढ़ रहे थे भागीरथ मिश्र के पाश्चात्य काव्य शास्त्र से मनोविश्लेषण सिद्धांत। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण तथ्यों, विचारों, परीक्षा उपयोगी है ना, हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ने के लिए, समझने के लिए चैनल से जुड़े रहें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।